जैसे कि लंबे समय के बाद आपकी पार्टी ने पूछ परख करी, मतलब टीएस बाबा साहब डैमेज करेंगे ऐसा? पूरा करेंगे। और वो तो कितने बार इस बात को आऊँगा नहीं बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि देखूंगा। ऐसा कहा है आप? हमने मतलब सुना नहीं। देखूंगा मतलब आगे क्या आगे राजनीति में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, ऐसा तो बोल चुके हैं वो। बेरोजगारी का जो मसला था उसके लिए जो आंदोलन रायपुर में किए थे वो भी एंड टाइम में किए बीजेपी। अभी क्या ऐसा खतरा महसूस हो रहा है जैसे रमन सिंह जी को अभी वर्तमान में आगे कर दिया तो पार्टी को ऐसा कुछ खतरा तो नहीं है कि देखिए जनता को ये मतलब नहीं रहता है कि पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है और हमारे यहाँ क्या चल रहा है। 70-75 की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमको मुझे अपनी व्यक्तिगत राय है 55 से 60 के बीच बीजेपी सीट लेगी। बाकी सीटों पे हारने का कारण फूल की सुंदरता उसकी पंखुड़ियों पर निर्भर करती है, और अगर आप राजनीतिक फूल के बारे में या उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं तो उसमें भी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, और वही एक फूल को सुंदरता प्रदान करते हैं। राजनीतिक सुंदरता की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ में इस वक्त ब्रिजेश बिचपुरिया जी हैं, और जिन्हें भिलाई शहर जिला का अध्यक्ष बनाया गया, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि इन्हें संगठन ने इस तरह की जो दायित्व है, इस तरह का जो पदभार है वो दिया है। ये मजदूर नेता थे और उसके बाद में मजदूर नेता से छात्र नेता बने। ये सफ़र थोड़ा सा बताएंगे। मैं HCL में जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तो बहुत कम एज में ज्वाइन की थी, 18-19 साल की उम्र में ज्वाइन किया मैंने HCL में। 1977 में ज्वाइन किया और 56 का मेरा जन्म है, तो 21 साल उम्र थी। और उसके बाद वहाँ पर चूँकि ट्रेड यूनियन का मामला था तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी ट्रेड यूनियन BMS थी, तो भारतीय मजदूर संघ में अपने वरिष्ठ जो हमारे साथ कामगार थे उनके साथ मिलकर के मैंने वहाँ पर काम किया, और एक्टिवनेस की वजह से उन लोगों ने मेरे को HCL में पहले मंत्री का पद दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को उपाध्यक्ष का पद दिया। फिर छात्र राजनीति में जुड़ने का मौका ऐसे मिला मेरे को कि लॉ कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया, और लॉ कॉलेज में जब ज्वाइन किया तो वहाँ पर छात्र राजनीति में आया। 1977 में चुनाव लड़ा वहाँ पर सेक्रेटरी का, तो उस चुनाव में एक वोट से मैं हार गया। इसके बाद जब 1980 में फाइनल ईयर में मैंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और उस अध्यक्ष के चुनाव में मैं विजयी हुआ, और विजयी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव तो पहले था। तो मोहन भैया उस समय सांसद थे, तो मोहन भैया ने मेरे को बोला कि तुम बीजेपी। राजनीतिक गुरु के तौर पर अगर समझना चाहें तो कौन किन्हें गुरु मानते हैं आप, जिन्होंने आपको चलना सिखाया या बीजेपी की राजनीति में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर गए अपने साथ? मेरे को तो गुरु तो कोई मामला नहीं है मेरे साथ में। हाँ, पार्टी मेरी गुरु रही है। पार्टी की नीति और सिद्धांतों से मैं जुड़ा रहा और लगाव मेरा लगातार होता गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, इन लोगों के जो काम रहे हैं, उनके काम करने का तरीका रहा है, और जनता के बीच में इन्हें जिस टाइप से काम किया और कार्यकर्ताओं को जिस टाइप से साथ में लेकर चलने का काम किया, उससे मेरा लगाव। एक लंबा समय ऐसा लगता है बिचपुरिया जी, जैसे कि लंबे समय के बाद आपकी पार्टी ने पूछ परख करी, संगठन के दायित्व तो दिए बहुत सारे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए कभी आपने कोई टिकट वगैरह अप्लाई किया होगा तो उसके लिए कभी कोई विचार किया? या बहुत लंबे समय के आज 67 साल आपकी उम्र है शायद, और 20 साल से आप राजनीति में हैं। टिकट तो क्या है, 1993 से मेरा नाम चल रहा था भिलाई से, और 93 में लगभग टिकट फाइनली हो भी गई थी, लेकिन कुछ ऊपर के समीकरण ऐसे बने तो टिकट मेरी कट गई। समीकरण मतलब बने या बिगड़े? मतलब ऊपर के जो समीकरण हैं किसी लोगों किन्हीं के पक्ष में बन गए, मेरे विपक्ष में बन गए, तो नहीं मिली टिकट। उसके बाद अपन पार्टी का काम करते रहे, और नाम तो 98 में भी आया, 2003 में भी आया, महापौर के समय भी आया, और कई बार ऐसा लगा कि कार्यकर्ताओं को एक मर्म तो रहता होगा कि मतलब इतने समय तक हम अगर समर्पित होकर काम कर रहे हैं तो उसके बाद इतनी दूरी तक और इतना लंबा सफर तय करना, और उसके बाद भी आज भी संगठन ने आपको संगठन का ही दायित्व दिया है। देखिए, मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता रहता है, और कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है, कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी को पूरी सक्षमता से, पूरी गंभीरता से निभाता है, यही उसका दायित्व है। और मुझे पार्टी में इतने पद मिले हैं कि पूरे दुर्ग और भिलाई में किसी को नहीं मिले होंगे।
अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी में जैसे एथिक्स की बात आप लोग करते हैं कि बहुत सारे एथिक्स और पार्टी गाइडलाइन पे चलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है फिर कि जैसा सुनने को मिलता है प्रेम प्रकाश पांडे जी का खेमा, सरोज पांडे जी का खेमा, राजेश मूणत जी का खेमा, बृजमोहन अग्रवाल जी का खेमा, इस तरह से खेमों में बांट कर अलग अलग वरीयता क्रम में रखा जाता है। देखिए, बैनर पोस्टर भी उसी हिसाब से लगते हैं। अल्टीमेटली सब आकर के काम तो भाजपा के लिए करते हैं, भाजपा से हटकर कोई काम करता नहीं है, भाजपा से टिकट मांगते हैं। कमल का खेमा क्यों नहीं भूला जाता? भाजपा से टिकट मांगते हैं जी। और जब भाजपा से टिकट मांगते हैं तो भाजपा मतलब कमल, और भारतीय जनता पार्टी की पहचान कमल है, और कमल ही हमारी शान है, वही हमारी जान है, और उसी के लिए सारे लोग काम करते हैं। और कमल से हट करके जो गए हैं, आप उनकी स्थिति देख लो, उमा भारती जैसी नेता गई, अभी आपके प्रदेश के भी एक नेता गए हैं, कल्याण सिंह जी गए, मैं बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ जो छोड़ के गए पार्टी में, फिर वापस आना पड़ा। जी। नंद कुमार जी साय, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता था, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध भी थे। ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये बातें खुल नहीं पाई असल में? जो आपकी जानकारी कहती होगी कि नंद कुमार साय जी का इस तरह से एक आदिवासी मतलब कैडर के नेता, और बहुत बार आप लोगों ने उनको बहुत कुछ दिया ना, वो खुद कुछ खुल करके बोलते हैं, घुटन सी होती थी, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट आता है, एग्जैक्टली नहीं कह सकता मैं, लेकिन इस तरह की बातें आ रही। ऐसा है कि मैं अपने मन में, जैसे आपने बताया कि मैं लंबे समय से टिकट का आकांक्षी रहा हूँ, नहीं मिली टिकट, तो अब इसका मतलब थोड़ा ना कि उसी बात को पाल करके और आगे रास्ता अपना बंद कर दूं, काम नहीं करूं। टिकट तो पहले उनको मिली है, हालांकि सांसद। अच्छा जी। लेकिन आज उनको तो सब कुछ दिया गया, और अभी मतलब लेटेस्ट वो केंद्रीय मंत्री का दर्जा था उनके पास में, उसके बाद अभी हटे हैं, और पार्टी ने उनको ये जो डैमेज हुआ, मतलब कोर कमेटी की बैठक में थे वो प्रदेश की जी नेता प्रतिपक्ष जब बने, तब बृजमोहन जैसे आदमी को अलग करके उनको बनाया गया, तो ये उनके लिए कितने बड़े सम्मान की बात थी। जैसे अभी पिछला चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को जो डैमेज हुआ वो आदिवासी इलाकों से हुआ, मतलब बस्तर रेंज आप ले लीजिए, सरगुजा रेंज ले लीजिए। अब जैसे आदिवासी नेता का इधर से उधर जाना और एक कैडर को छोड़कर दूसरे कैडर को फॉलो करना और वहाँ के लिए कुछ करते रहना, ये कितना बड़ा नुकसान पहुँचाएगा आप लोगों को? ऐसा उनका बहिर्गमन जो हुआ है, देखिए मैं नहीं बोलता हूँ कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान उतना कम होगा, उससे ज़्यादा फायदा होगा, समझे ना। आज जिस टाइप से सरगुजा में लड़ाई चल रही है कांग्रेस के बीच में, समझे ना, तो वो जो लड़ाई डैमेज कर रही है कांग्रेस को, उससे बीजेपी का नुकसान बहुत कम है साय जी के जाने से। और जो लड़ाई चल रही है उससे बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा है। आज जो 2.5 साल वाली बात हुई थी जी, और उसको जिस तरह से मतलब टीएस बाबा साहब डैमेज करेंगे, पूरा करेंगे, और वो तो कितने बार इस बात को बोलते आप लोगों ने कभी कोशिश की कि टीएस बाबा जी को न्योता दे दें कि बीजेपी ज्वाइन कर लें? वो भाई उनकी इच्छा है, वो आऊंगा तो नहीं कहते हैं, उनकी आना नहीं है उनको, ये साफ तौर पर कहते हैं। नहीं आते, आऊंगा नहीं बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि देखूंगा। ऐसा कहा है आप? हमने मतलब सुना नहीं। देखूंगा मतलब आगे क्या, आगे राजनीति में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, ऐसा तो बोल चुके हैं वो। और स्पष्ट कोई चीज नहीं बोलते, हर बात को ढोल बना करके बोलते हैं। अच्छा, एक आदिवासी समाज से, जैसे सर्व आदिवासी समाज भी राजनीति में एक बार ललकार उसकी देखने को मिली, अभी भानु प्रतापपुर के चुनाव हुए उसमें, तो सर्व आदिवासी समाज ने भी खड़े होके भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही एक हद तक डैमेज किया, जो अकबर राम कुर्राम साहब खड़े हुए। उसके बाद अभी ये मोड है उनका कि पूरी सीटों पे वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे कह रहे हैं। तो आदिवासी 25 सीटों पे वो फोकस करेंगे। आदिवासी सीटों पे तो वैसे भी भाजपा का नियंत्रण पहले ही वो खो चुकी थी, अभी आप लोग सहजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर इसमें हो गया कि मतलब फाड़ दर फाड़ हो रहे हैं। जैसे मतलब कांग्रेस के पास कुछ आदिवासी हैं, आपके पास कुछ आदिवासी हैं, आदिवासी समाज के लोगों के पास भी अपने आदिवासी हैं, तो इस तरह से ये जो विघटन होगा। अभी जो आरक्षण का मामला था उसमें सबने देखा है कि आरक्षण के मामले में किस तरह से भूपेश बघेल ने बात की है। आदिवासियों का आरक्षण इतना था, उतना कर दिया, कम कर दिया, फिर वो कर दिया, हाई कोर्ट का मामला आ गया, सब चीज़ें हो गई और उनके मामले को उलझाने का काम किया। उनके तरफ से ये कहा जाता है कि ये मतलब राजभवन में अटकाया गया जानबूझकर। अटकाया गया भाई, आपसे जो चीज़ें मांगी गई आप उसको देते, मामला क्लियर हो गया, उसमें क्या दिक्कत थी। और हाई कोर्ट का जो मामला है, जिस व्यक्ति ने जिसको इन्होंने अपना जिसने केस किया था उसको अलग करवा करके उसको किसी आयोग या किसी सत्ता में उसको बैठा लिया इन लोगों ने, तो ये तो स्पष्ट है कि वो
आदिवासियों के साथ में, हरिजनों के साथ में आरक्षण के मामले में राजनीति कर रहे हैं। वो खुले दिल से आरक्षण की जो व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या हो सकता है आरक्षण को लेकर? जैसे कई बातों में चर्चा में आता है कि आरक्षण जो है वो प्रतिभा के आधार पर होना चाहिए, और कुछ जगहों से ये बातें छनकर आती हैं कि आरक्षण जातिगत आधार पे या उनकी संख्या बाहुल्य जो वर्ग है उसके आधार पर। आपका अभिमत, व्यक्तिगत अभिमत और पार्टी की स्टैंड बाई लाइन क्या हो सकती है? देखिए, भाजपा का अभिमत क्लियर कट है कि जो लोग आरक्षण से अलग हैं, आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे हैं, उनमें प्रतिभा है, क्षमता है, उनको भी आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो केवल हिंदू हैं या मतलब के ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या बनिया हैं, तो इस नाते उनको फायदा नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी कुछ परसेंटेज छांटना चाहिए। जो इंटेलिजेंट लोग हैं और जो संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को भी कुछ माध्यम से आगे लाने का एक प्रयास होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि समाज का वो भी एक वर्ग है। अगर मैं आज ब्राह्मण हो गया या बनिया हो गया या ये हो गया और मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने को नहीं है, तो क्या मेरे को आगे बढ़ाने का दायित्व सरकार का नहीं रहेगा क्या? ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव का जब समय आता है उस समय राजनीति बहुत तेज हो जाती है, वो उसके चक्रवात रहते हैं, बहुत तेज हो जाते हैं। ये मामले तो आज शराब के मामले में बीजेपी आज से नहीं बोल रही है, स्टार्टिंग से बोल रही है। बेरोजगारी का जो मसला था उसके लिए जो आंदोलन रायपुर में किए थे वो भी एंड टाइम में किया। बेरोजगारी का मामला है, आपने गंगा जल हाथ में लेकर के 36 सूत्री बात रखी थी, घोषणा पत्र अपना, राहुल गांधी थे उस समय। अभी थोड़ी देर पहले सिसोदिया जी आए हुए थे, उनसे मैंने बात किया तो वो कहते हैं कि डॉक्टर्ड वीडियो चलाते हैं बीजेपी IT सेल वाले। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि गंगा जल कभी शराब के नाम से हाथ में ली गई हो। अरे भैया, उस समय के पेपर देख लो ना, उस समय के समाचार पत्र देख लो जी कि उसमें ये सब आया कि नहीं आया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना, तो उस समय के समाचार पत्र देख लो। जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, तो घोषणा पत्र जारी करने के बाद पेपरों में क्या छपा था वो देख लो। अच्छा, ये है कि अब जैसे अब पिछला चुनाव जो हुआ था और उसके पहले के भी जो चुनाव हुए, उसमें CM रमन सिंह जी के चेहरे को पोर्ट्रे के तौर पे पेश किया गया और उस चेहरे पे ही चुनाव हुआ। आगामी समय में आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? क्या रमन सिंह जी का चेहरा वापस उसी तरह से चाउर वाले बाबा, या फिर मोदी जी को लाएंगे? फिर ये मोदी जी, अभी पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। पार्टी का तो अभी चेहरा कमल है, बस कमल से चुनाव लड़ेगी पार्टी, कमल को सामने। अभी क्या ऐसा खतरा महसूस हो रहा है जैसे रमन सिंह जी को अभी वर्तमान में आगे कर दिया, तो पार्टी को ऐसा कुछ खतरा तो नहीं है कि अंतर कलह हो जाएगी, फिर कुछ लोग और टिकट मांग रहे होंगे? वाला मामला नहीं है, लेकिन पार्टी ने एक डिसीजन अभी नहीं ले पाई है कि क्या करेगी। लेकिन निर्णय यही है कि कमल के हिसाब से मोदी जी का चेहरा रहेगा, मोदी जी काम रहेंगे, 15 साल के जो बीजेपी के काम रहे हैं वो रहेंगे, उनको आधार बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अपने अपने पाले में हर पार्टी, हर राजनीतिक दल के नेता यही कहते हैं कि हम पाक साफ हैं, भ्रष्टाचार सामने वाले ने किया है, ये हमारी जांच कर लें। तो वैसे ही जैसे कांग्रेस के लोगों से बात करें तो वो ढेर सारे भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। आप यहाँ से ले लीजिए तो दिल्ली तक राहुल गांधी जी चिल्लाते हैं कि नीरव मोदी और ये वो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इनको लाया नहीं। महंगाई पे बात नहीं होती। जैसे सिलेंडर मोदी जी जो देते हैं उज्ज्वला योजना के, वो सिलेंडर का एक आंकड़ा है, लेकिन सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे तो होने चाहिए इंसान के पास में। अब वो ये भी कोड करते हैं कि स्मृति ईरानी जी उस समय नारा लगाती थी जिस समय 400 450 रुपये होता था, आज इतना महंगाई बढ़ गया, उस विषय पे बात नहीं होती। तो अब कैसे होगा कि मतलब सिलेंडर को इंसान कैसे भरवा पाएगा? इंटरनेशनल जो आंकड़े हैं जी, उसमें आप पाकिस्तान को ले लो, लंका को देख लो, अमेरिका को देख लो, रशिया को देख लो, सारे जो आंकड़े आए हैं उसमें भारतीय मतलब भारतवर्ष में मात्र 5% महंगाई बढ़ी है, बाकी जगह उससे कई गुनी बढ़ी है। और आज मोदी जी जो काम, लेकिन कंपैरिजन में मोदी जी आज जो काम कर रहे हैं, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में 130 करोड़ लोगों को, अपने देश के लोगों को फ्री दिया। तो जो विश्व बंधुत्व की भावना हमारे मन में, विश्व कल्याण की भावना है जिसको लेके हम चलते हैं, विदेशों को 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री दी। तो ये सारे काम भी तो कर रहे हैं ना, ये भी तो जनता के सामने ये जो जनता को ये सारी सुविधाएं अगर आप कह रहे हैं, जैसे कि देखिए जनता को ये मतलब नहीं रहता है कि पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है और हमारे यहाँ क्या चल रहा है। जनता को ये मतलब है कि मेरी कमाई कितनी है। आज ये सिलेंडर अगर 400 का है तो मैं 1200-1500 रुपये का कैसे खरीद के उसको कैसे चलाऊँ।
तो वो चूल्हा जलाने की नौबत फिर से ना आ जाए। आज कांग्रेस ने बोला था कि हर गृहिणी को हम साल में 4 सिलेंडर फ्री देंगे। दिया क्या इन्होंने? राजस्थान में शायद दे रहे हैं 500 रुपये। यहाँ दिया क्या बोल रहा हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में नहीं दिया। फिर आज पेट्रोल की बात है, केंद्र सरकार ने एक झटके में 10 रुपये कम कर दिया। और जो बीजेपी की सरकारें थी उनने वेट भी कम कर दिया, 15 रुपये करीब कम हो गया। इस सरकार ने 5 पैसा कम किया क्या वेट अपना। तो दूसरी तरफ किसानों को फायदा दे रहे हैं। ये बात ऐसे जो आती है कि किसानों को फायदा दे रहे हैं, तो समर्थन मूल्य कभी बीजेपी इतना नहीं दे पाई थी, उस समर्थन मूल्य को तो दे रहे हैं। समर्थन मूल्य की बात कर रहे हो, 2650 था, 150 रुपये किसने डिक्लेयर किया? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, तब जाके 2800 रुपये हुआ। तो ये 2800 को अपना श्रेय बता रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार ने किया ना, 150 बढ़ाया अभी, बाकी तो ये दे रहे हैं। अच्छा, उसमें भी बीजेपी सरकार दे रही है केंद्र की, ये पूरा पैसा दे रहे हैं क्या? अच्छा, कितना देते हैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए कि आप लोग कितना पैसा देते हैं और यहाँ से कितना? देखिए, इसका डिटेल पूरा नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि 2000 या 2150 रुपये गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, उसमें इसके बाद उसका बोरा सिलाई का पैसा, बारदाना का पैसा, ये सारी चीज़ें भी देती है। और उसमें 300 या 400 रुपये देते हैं बस। और अभी 150 रुपये इकट्ठा MSP बढ़ाया है धान का, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है अभी। 2650 था, क्या ये कंपटीशन 2800 हो गया? अब क्या ये कंपटीशन हो गया कि मतलब जैसे अब इतना तक तो भूपेश जी ले आए हैं, अब हो सकता है आप लोगों को घोषणा पत्र जो घोषित करें उसमें किसानों को रिझाने के लिए हो सकता है उसके और आगे जाना पड़े, समर्थन मूल्य के लिए और आगे जाना पड़े, कर्ज माफी के लिए। हमारे जो माथुर जी हैं जी, प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने तो बोला है कि कांग्रेस से हमारा जो घोषणा पत्र है 20 होगा, 19 नहीं होगा। तो पहले कांग्रेस का जारी होने देंगे, उसके बाद आप जारी करेंगे? देख के अंदाज कर लेंगे क्या है, उसके हिसाब से करेंगे। अच्छा, जैसे टिकट आवंटन की बात है और मैं उसी सब्जेक्ट पे आऊँगा कि मतलब पार्टी में जैसे स्टैंड बाई गाइडलाइन कहते हैं, बुजुर्गों की राय और बुजुर्गों को रखना ये ज़रूरी है, युवाओं को देना ज़रूरी है। आप लोग कहते हैं महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं के भी टिकट वितरण में उनके साथ पार्शियलिटी नहीं होगी। तो आपकी क्या राय है कि कितना डिवाइडेशन में क्या होगा, कैसे कैसे डिवाइड करना चाहिए पार्टी को जो अपनी टिकटें हैं? ये तो क्या है, जो हमारा हाईकमान है ये उसका व्यक्तिगत राय पूछ रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से तो सबको लेके चलना चाहिए और अनुपात में सबको रखना चाहिए। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं, युवा भी काफ़ी संख्या में हैं और अनुभव के हिसाब से बुजुर्ग भी हैं। तो तीनों को कंबाइन करके ऐसा एक स्लैब बनाना चाहिए जिसमें सब संतुष्ट हों और सब मिल करके काम करें, ताकि हर वर्ग का समावेश हो जाए और हर वर्ग मिल करके पार्टी का प्रतिनिधित्व करे जनता के बीच में और जनता को उससे अधिक फायदा मिले पार्टी को। अभी जैसे चुनाव के समय में कुछ हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटी बहुत तेज हो गई है, जिन्हें टिकट चाहिए और जो टिकट के दावेदार खुद को अनऑफिशियली मतलब बिहाइंड द कैमरा बोलते हैं, तो वो लोग अपने प्रचार प्रसार को बहुत खुलकर करने लग गए। वो लोग मतलब अपनी रील्स डालने लग गए हैं, पूजन अर्चन के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और कई सांस्कृतिक आयोजन प्रयोजनों का हिस्सा बन रहे हैं। और जब आंदोलन होते हैं आप लोगों के, तो कोशिश यही रहती है कि जो मीडिया का कैमरा है उसके सबसे आगे खड़े होकर कौन कितना तेजी से नारा लगाता है वो भी एक प्रोजेक्शन रहता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो सबके मन में होती है जी। आज की स्थिति तो ऐसी है कि 2 दिन पहले भी पार्टी में आदमी आता है और सोचता है कि मैं ही सब कुछ पा जाऊं। जो आपके यहाँ भी है जो व्यवस्थाएं बन गई है ना, ये मतलब राजनीतिक परिवेश में हो गया। ये हमारी यहाँ बाकी जगह बात नहीं है, ये आजकल राजनीतिक सोच हो गई है। आजकल क्या है, लोग ये सोच के आते हैं कि मैं पहुंचूंगा और फटाफट मेरे कुछ मिल जाएगा और बहुत जल्दी छंट मटका भी बहुत तेजी से फोड़ते हैं नीचे जो ताकि और बहुत जल्दी छंट भी जाते हैं। जी। आप देखो कि चुनाव के समय बहुत लोग आएंगे जाएंगे और इसी उम्मीद से आते हैं कि मैं आऊंगा और बन जाऊंगा, वही है ना। लेकिन उसके बाद धीरे से छट जाते हैं, दिखते ही नहीं वो छटेंगे, लेकिन वो जाते जाते डैमेज ना कर जाए। अगर किसी को एक को टिकट मिली, महत्वाकांक्षा बहुत सारे लोगों की है, तो इतने सारे लोग अलग होकर महत्वाकांक्षा जो पार्टी की महत्वाकांक्षा उसको ना डैमेज कर दें। ऐसे लोग जो है ना पार्टी में जब अलग होते हैं ना, अकेले ही आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि कभी आप अभी जैसे आपने यात्रा वगैरह निकाली थी तो काफी कुछ समूह, और आपको ऐसा लगता है कि कभी आपके भी आदेशों की अवहेलना होती है? होती है। अब ये लोकतंत्र है और कोई तानाशाही तो है नहीं है, लेकिन कोशिश ये होती है कि सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी एक
बनाई हुई गाइडलाइन जो है पार्टी की उसमें चले, और उसमें कुछ अगर कोई गड़बड़ करता है तो एक लिमिट तक बर्दाश्त किया जाता है, नहीं अगर मानेगा तो पार्टी के अनुशासन के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। जैसे कि 90 विधानसभा सीट है, 90 सीट में हम कांग्रेस के लोगों से भी यही सिर्फ पूछते हैं कि मतलब आपको एटलीस्ट 46 तो चाहिए जीतने के लिए। तो अभी जैसे भूपेश बघेल जी का एक मतलब बहुत पॉपुलर चेहरा हो गया एक प्रकार से मानना जाए तो, मतलब नेशनल लेवल पे भी उनके विषय में चर्चा परिचर्चा, उनकी योजनाओं के विषय में बातचीत होती है। और ऐसा लगता है कि पाटन से अगर कोई उनके खिलाफ लड़ा तो वो आत्मघाती कदम होगा उस नेता के लिए। तो ऐसा कौन सा नेता आपके पास जिसको पाटन से उतारना है, कि मतलब आप लोग सोच रखते हैं कि भूपेश बघेल जी के खिलाफ लड़े वो? पाटन से कोई सक्षम नेता ही उतरेगा, और जो भूपेश बघेल को पाटन के बाहर नहीं जाने देगा। ये पार्टी की रणनीति है, और समय आने पे वो मालूम पड़ जाएगा। और 46 जैसे सीटें जीतनी है। भूपेश बघेल है ना, आपको अगर याद होगा ताराचंद साहू के खिलाफ चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और अपनी ही विधानसभा पाटन से वो 7,500 वोट से चुनाव हारे थे। जीत हार एक प्रक्रिया है। आप लोग भी विधानसभा हारे थे, उसके बाद लोकसभा में लीड मिली थी आप लोगों को। विधानसभा बहुत बुरी तरह से पाटन से कोई भूपेश हमेशा तो जीते हैं ऐसा मामला नहीं है। अभी आए हैं 5 साल में। क्या विजय बघेल नाम हो सकते हैं? हो सकता है, पार्टी डिसाइड करेगी तो हो सकता है। अभी और अपने मतलब पार्टी के संगठनात्मक शक्ति को मजबूत करने के लिए आप लोग कुछ नया कदम कुछ और उठा रहे हैं, या नया कुछ स्टैंड लेने वाले हैं? जैसे बेरोजगारी पे आंदोलन हो गया, नगर निगम के सामने मटका फोड़ो आंदोलन हो गया, और क्या? संगठन की दृष्टि से जो काम कर रहे हैं वो बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी के लिए नुकसानदायक चीज़ क्या रही है आपके मुताबिक? मतलब आप अच्छी चीज़ें तो बताएंगे, और जो भी जिस पार्टी के विषय में बात हो अच्छी बातें आती हैं, लेकिन जो एक आत्म आकलन के लिए और जनता के लिए समझदारी के लिए कि अपने विषय में भी कोई 2 उंगली अपने तरफ भी करके वो कहे कि हाँ इन चीज़ों में हम बुरे हैं। अपनी व्यक्ति बता रहा हूँ कि हम कई जगह पर आत्म प्रशंसा से मुग्ध हो गए थे कई जगह पर, और जनता के मूड को अहंकारी भी हो गए थे कुछ नेता, हो सकता है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा एक चीज़ हो गई थी जिसकी वजह से हमको अपनी बात को जितने अच्छे ढंग से पहुंचाना चाहिए, कार्यकर्ताओं को जितने अच्छे से डील करना चाहिए था कि कार्यकर्ता हमारी जो स्कीम है, हमारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाए, वो काम उतनी क्षमता से, उतनी गंभीरता से शायद नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो शायद हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती और हम पुनः सत्ता में आते। गलतियां एक बार होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। अब जैसे स्टेट में चुनाव हारने के बाद बीजेपी के सामने में कई बार उपचुनाव जैसे माहौल भी आए, लेकिन फिर भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। तो क्या लगता है पार्टी ने टिकट सही नहीं दी? उपचुनाव में तो क्या होता है कि जनरली आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, जो सत्ता पक्ष में रहता है तो वो उसके फेवर का होता है। शासन प्रशासन पूरा उसके साथ लगता है, दबाव पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेयर का चुनाव, अब जैसे कोरबा में हमारे 800 ज़्यादा थे, इसके बावजूद भी कांग्रेस का बन गया। रायपुर में आपने देखा, रायपुर में जो निर्दलीय पार्षद थे आजाद ढेबर और सबके माध्यम से वो पूरे के पूरे कैसे गए ये सब मालूम है। तो वो एक सत्ता का बड़ा फायदा और नुकसान होता है, और ख़ास तौर से जब चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं, जब पार्षद चुनाव चुनते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, और जब पब्लिक चुनती है तो उसमें सत्ता का असर ज़्यादा नहीं हो पाता है। और इसीलिए आने के बाद भूपेश ने उसको डायरेक्ट चुनाव की जगह इनडायरेक्ट चुनाव किया वहाँ पर। मतलब एक अंतिम सवाल है, ये कांग्रेस के लोगों से भी मैं पूछता हूँ, तो जैसे बातचीत में आती है तो कहते हैं कि इस बार 70 या 75 पार, तो आपका नारा कुछ ऐसा कुछ बना है क्या कि इस बार तो क्या होगा? 70-75 की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमको मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है 55 से 60 के बीच बीजेपी सीट लेगी। बाकी सीटों पे हारने का कारण आकलन कुछ? हारने का नहीं, हम बढ़ रहे हैं। मतलब अभी आज जो सीट है उससे बढ़ करके आज हमारी सीट 14 है, तो हम 55 से 60 के बीच पहुंचे। अच्छा, डैमेज किस एरिया से आपको लगता है कि यहाँ से डैमेज ज़्यादा है? आदिवासी इलाकों से है क्या, सरगुजा से या बस्तर एरिया से, या फिर यहाँ से? अब ये क्या है कि इन सीटों पर शहरी संभालना कहाँ पर ज़्यादा पड़ेगा? संभालना तो जो आप बोल रहे हो ना, बस्तर सरगुजा, इधर संभालना ही पड़ेगा पार्टी को,
कुछ जसपुर साइड वगैरह भी अपना थोड़ा सा वहाँ भी देखना पड़ेगा। और इन सीटों पे तो बीजेपी आगे बढ़ेगी। नांदगांव के कुछ सीटें हैं जहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बाकी इन सीटों पे तो स्वीप होगा। तो ये ब्रजेश बिचपुरिया साहब थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और साफ तौर पर हमने इनसे तमाम तरह के सवालात किए, पार्टी से जुड़े हुए भी और पार्टी के विपरीत जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उससे भी रिलेट करते हुए सवालों से बात की और इन्होंने जो जवाब दिए वो सवाल जवाब आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। और जैसे कि इन्होंने कहा कि 55 से 60 सीटें लगभग ये लेकर आएंगे, हालांकि अति विश्वासी होना भी अपने आप में ठीक नहीं है। कांग्रेस के लोग कहते हैं 70-75 और ये 55-60 भी कह रहे हैं। तो इस तरह से एक आत्म आकलन दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। अब देखना होगा, चुनाव का समय करीब हो गया और हमारी कोशिश ये रहेगी कि चुनावी परिवेश से जुड़े हुए मसले लगातार उठाते रहें। ऐसी डिबेट्स और ऐसे व्यक्ति विशेष लोगों की राय, उनकी बातचीत और उनके फेवरेबल, उनके खिलाफ जो सवालात हैं वो सवाल पूछें हम और उसके जवाब आप तक पहुंचाएं। बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, चैनल आपका है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो के नीचे आपके जो विचार हों ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।